हेलो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सक्सेस मैथोलॉजी क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा हेमेटोलॉजी का जो सिलेबस है वो शुरू किया हुआ है और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। टेस्ट हमें पढ़ने होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमें चीज़ें हम अपने सिस्टमेटिकली पढ़ते चले जा रहे हैं। और एक एक चीज़ भी मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ, जो लास्ट पेपर में भी आपको क्वेश्चन आई है और जो कई लोगों को जानकारी होते हुए भी आप कहाँ मिस्टेक करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हों चाहे वो स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़े हों। तो जानकारी लगभग सबको उन चीज़ों की रहती है, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है चीज़ें, लेकिन गलती कहाँ करते हैं उस चीज़ के बारे में हम साथ साथ में डिस्कस करते जा रहे हैं। पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन आए उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं बात बात में। तो हमने लास्ट क्लास तक अपने कुछ जो टॉपिक्स थे, प्लेटलेट काउंट है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है, यहाँ तक देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बीटीसीटी या ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम रहने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 मिनट देंगे जिससे कि हमारे जो अन्य साथी हैं वो भी और जुड़ जाएं। और साथ ही साथ आपको जो अनाउंसमेंट है पहले भी मैं कर चुका हूँ कि इस संडे को आपका टेस्ट रहने वाला है। और संडे को जो टेस्ट आएगा वो आज तक की क्लास, मतलब जो फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे तक की क्लास का आपको टेस्ट में आने वाला है। तो संडे को आपका टेस्ट आएगा डे में, और इवनिंग में इवनिंग शिफ्ट में आपकी क्लासेस रहेंगी या नहीं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हालांकि क्लास रहेगी, लगभग 99% चांस है कि क्लास रहेगी आपकी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फटाफट पढ़ाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिले। साथ ही साथ क्या है कि कई लोगों के, जैसे लास्ट टाइम एनाटॉमी जो आप लोग का वीक है तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ पाए, लास्ट टाइम कई स्टूडेंट ने उसको ध्यान नहीं दिया है, तो उस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ सके तो और पहले हम चाहेंगे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसलिए क्लासेस भी कल की वजह से थोड़ी लॉन्ग ली थी। तो ऐसे क्लासेस भी जो रहेंगी कुछ लॉन्ग रहेंगी, कई कई 2.5 घंटे तक जाएंगी। आज की क्लास जैसे 2.5 घंटे तक नहीं जाएगी, आजकल बीटीसीटी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा शॉर्ट क्लास रहेगा। पर साथ ही साथ आपको बता दूं कि लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस कुछ रहेंगी जिससे कि हम फटाफट आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ क्या है कि सिलेबस कंप्लीट जितनी जल्दी हो जाएगा आपका उतना ही आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और आपको अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम, हमारे पास टाइम रहेगा अगर पेपर के पहले, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पढ़ाने लगेंगे, साथ ही साथ में पढ़ाएंगे। तो आप लोग का ही बेनिफिट है, इसलिए आप लोग थोड़ा लंबी क्लासेस बैठ के ध्यान रख के पढ़ने की आदत डालनी है आप लोगों को। 2-3 घंटे बहुत ही मिनिमम बात होती है पढ़ने के लिए, वो भी खास तौर पे क्या है कि मैं बोर्ड पे लिखता हूँ इसलिए उतना टाइम वेस्ट होता है। और मैं डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ मुंह से बोल बोल के बताऊंगा तो उतनी चीज़ें समझ पाना इतना इजी नहीं होता है कहीं ना कहीं लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे तो सबने कहीं ना कहीं सब सुन रखी हैं, पर उसको कैसे याद रखना है, कैसे समझना है चीज़ों को, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए लिख लिख के समझाना भी उतना इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आपको क्या करना है कि क्लासेस देखनी है, साथ ही साथ में क्या है, क्लास कंप्लीट होने के बाद में एक बार आप उसको रिवीजन देखें आप इसको। और रिवीजन के टाइम पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो क्लास रहती है रिकॉर्ड है उसको क्या आप बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं थोड़ा सा ना, तो उसको 1.5 गुना स्पीड अप करके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा साइड में आप जब देखेंगे रिकॉर्डिंग सेक्शन में हमारे, तो वहाँ पे आपको कॉर्नर पे ऊपर ऊपर कॉर्नर में आपको क्या मिलेगा कि एक लोगो मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, घड़ी जैसा बना होता है। तो वहां से आप क्या स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी। तो जैसे कि पढ़ाते वक्त थोड़ा आराम आते हैं अपन कोई भी चीज को, वहां से आप स्पीड बढ़ा के उसको तेजी से 2 घंटे क्लास 1 घंटे तक कंप्लीट कर सकते हैं, उसको डबल गुना स्पीड करके देख सकते हैं। इस प्रकार से क्या आपका कम टाइम भी लगेगा रिवीजन करने में, नेट भी आपका कम यूटिलाइज होगा, और साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करते जाना है खास तौर पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लास्ट पेपर में पूछी गई। मैंने आपको बताया है कि वो पेपर ऐसा नहीं कि एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस था, जो चीज़ें थी वो पढ़ी पढ़ी हुई में से भी थी। तो जो बोर्ड पे लिखता हूँ उतना पढ़ना ही है, नोट्स में जो दे रहा हूँ उसको भी आपको साथ साथ में बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो यूनिट्स होती है, इकाइयाँ होती हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखना है। ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें कहीं लिखी हुई हैं नोट्स में, वो सब चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हिंदी की इक्लूसन की बुक आती है वो खरीद लो, हिंदी पढ़ो, उसमें से 4 नंबर की हिंदी आती है आपको पेपर में कम से कम, तो 4 नंबर की हिंदी आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो क्योंकि उसमें छंद रस अलंकार काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक बार में नहीं समझ में आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हिंदी मीडियम के हैं तो उनका हिंदी ऑलरेडी स्पेशल हिंदी रहती है उनकी कहीं ना कहीं, तो इंग्लिश मीडियम के जो गिने चुने स्टूडेंट्स हैं उनके मुकाबले अच्छी रहती है।
तो वहाँ से आप अपनी हिंदी पढ़ सकते हैं, उसको हिंदी को अपना इम्प्रूव करते जाइए। देखिए ये सोचेंगे कि हम आखिरी के दिनों में पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। अभी उसको अभी पढ़ते जाओगे तभी धीरे धीरे करके सब चीज़ें याद रहेंगी। 1 घंटे आधे घंटे उसको भी पढ़ते जाओ, आधे घंटे पढ़ लो, इस प्रकार से उसको इम्प्रूव करो। जीएस वाला पोर्शन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया लूसेंट की एक जीएस वाला पोर्शन वाली बुक आती है, पतली सी पतला सा पोर्शन भी है। केमिस्ट्री बस का भी पढ़ लोगे आप उसमें से, और बायोलॉजी वाला ना उतना बहुत है। फिजिक्स के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आपसे व्यापम के पेपर में, अगर आप देखेंगे उठा के अपना लास्ट टाइम वाला, तो कोई फिजिक्स नहीं पूछ रहा था उसमें। उसमें केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जरूर आपसे रिलेटेड पूछ लिए गए हैं 75 नंबर में से भी। तो आप केमिस्ट्री वाला पोर्शन यानी कि जीएस वाला पोर्शन में से केमिस्ट्री का जनरल साइंस है और बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी में आपका एनोड फिजो भी याद आएगा। एक्चुअली उसमें विटामिन विटामिन और जो मैंने डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन बताया था इसके, और दूसरे विटामिन के नाम, स्पेशल नाम, साइंटिफिक नेम, ये सब चीजें भी इसमें दी हुई है। तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसको रीड मारते जाइए। टाइम मिलेगा तो आखिरी में क्या है वो सब चीजें भी मैं कई और चीजें भी पढ़ाऊंगा आपको कंबाइन करके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि अभी से पढ़ते जाओगे ना तो आप इंप्रूव हो जाओगे दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में। इसलिए क्या है, इसको पढ़ते जाइए। कई स्टूडेंट से मुझसे बोला लास्ट टाइम भी, पहले भी बोलते आए कि आप बता देना क्या पढ़ा था आपने ऐसे। तो लास्ट टाइम के क्लासेस में मैंने बताया था, लेकिन स्टूडेंट ने क्या है कि आखिरी तक उसको जाने दिया। सोचा लास्ट के 2-4 दिन में पढ़ेंगे, तो 2-4 दिन में नहीं होता है। या तो आप लग के पढ़ेंगे, कोई भी काम ना हो आपके पास, नौकरी ना हो आपके पास, कुछ भी नहीं है, आप दिन भर बैठे हैं, तो आप 10-12 घंटे भी खींच सकते हैं। अदरवाइज ड्यूटी के साथ नहीं खींच सकते, अपना टाइम, इतना टाइम नहीं मिलता आपको कहीं भी। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप अभी से पढ़ते जाएं, उसको थोड़ा थोड़ा लेते हुए, तो कवर हो जाएगा सारा का सारा। चलिए, तो एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लीडिंग टाइम। अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे और आपको एक एक चीज करके पढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि हमारे टॉपिक का नाम है ब्लीडिंग टाइम। आप सभी हमारे ऑलरेडी डीएमएलटी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब चीज़ें पहले भी पढ़ रखी होंगी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कभी नहीं सुनी ये चीज़ें। जो लोग भूल भी गए हैं उनको भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा जिससे कि उनको वापस सब चीज़ें याद रहेंगी। तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है इसका एक एक सरल सी डेफिनेशन हम समझेंगे पहले, उसके बाद हम समझेंगे कि ये इसकी एक डिफिकल्ट डेफिनेशन भी समझेंगे। तो आप समझ लें, सबसे इसकी सरलतम डेफिनेशन ये है कि आप सभी ने क्या देखा होगा, लैंसेट देख रखा होगा। लैंसेट यानी कि जो पिन होती है आप बोलते हैं, जिससे कि फिंगर पंचर किया जाता है। हम एएनसी टेस्ट के लिए, जो जनरल कोई भी छोटे मोटे टेस्ट होते हैं ब्लड ग्रुप करने के लिए, हम ब्लड यूज करते हैं, निकालते हैं। तो उसमें करना यह होता है कि एक लैंसेट के माध्यम से जो भी पेशेंट है जिसको भी अपना ब्लीडिंग टाइम करवाना है, जिस भी पेशेंट का करना है हमें, तो लेफ्ट हैंड के उसके फिंगर को अच्छे से हम कॉटन सॉफ्ट से अच्छे से स्प्रेड से हम रब करेंगे, उसको एयर ड्राई होने देंगे। उसके बाद उसको प्रिक करना होता है। जैसे ही प्रिक करेंगे वहां से लेके आप ये बोल सकते हैं कि जब तक उस व्यक्ति का, जो भी हमारे पास पेशेंट आया है, उस व्यक्ति का ब्लड लिखा है टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इंसीजन। इंसीजन का अगर हिंदी मतलब अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको चीरा लगाना भी देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कहने की बात यह है कि जो किसी भी जो पेशेंट है उसका ब्लड पिक किया हुआ है, ब्लड निकलना शुरू हो रहा है, फ्री फ्लोइंग ब्लड निकलना चाहिए। ऐसा नहीं, इस दबा दबा वाला नहीं निकालते हम कि दबा दबा के उंगली को निकालें। तो जब ब्लड निकलना शुरू होता है वहां से लेके लिखा है टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इंसिशन से टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप। स्टॉप आप सब समझते हैं, रुकना, या ठीक है, या सीज भी बोलते हैं इसी को। नोट्स में थोड़ा सा स्पेलिंग भी आपको मिल जाएगी, वैसे CEAS ही लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि हमने पेशेंट को पिक किया, वहां से जो उसका ब्लड निकलना शुरू हुआ, तो एक स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी होती है और वहां से हम टाइम पीरियड को नोट करते हैं। कब तक के टाइम पीरियड को, कि जब तक उसके जो उंगली का, जैसे हमने उंगली में यहाँ पे पिक किया हुआ है, या ईयर लोब होता है, ईयर लोब उसको कान के जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ईयर लोब बोलते हैं, इधर वाला जो पोर्शन है। तो यहाँ पे पिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फिंगर में पंचर कर सकते हैं। तो ब्लड निकलना जब शुरू हो रहा है तब हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं, और तब से लेके जब, जैसे उंगली में हमने किया हुआ है यहाँ पे, जब तक ब्लड आना बंद नहीं हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी एक सरलतम तरीके से आप समझ सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में जो भाषा में इसको बोला जा सकता है। तो लिखा है टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इंसिजन, मतलब कि जो पेशेंट है हमारे पास आया है उसको हमने फिंगर पिक किया हुआ है, तो जो ब्लड निकलना शुरू हो रहा है वहां से लेके जब टर्मिनेट हो रहा है, या फिर ब्लड निकलना बंद हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, सीज हो जा रहा है, आप तीनों ही वर्ड का मतलब एक ही होता है। तो टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, या सीज हो जाता है, उतने तक के टाइम पीरियड को, उस बीच के टाइम पीरियड को, जो कि हम स्टॉप वॉच की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम के नाम से
जानते हैं। ठीक है, एकदम सरल भाषा में ऐसी बात हो गई। दूसरी अगर उसको थोड़ा डिफिकल्ट भाषा में आप बात करेंगे तो लिखा है ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग से फॉर्मेशन ऑफ लूज प्लेटलेट प्लग। तो आप इतना समझ ले क्या ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, इसका मतलब क्या है? ब्लीडिंग मतलब आप जानते हैं जब ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं। तो ब्लड के निकलने से, ब्लड जब से निकलना स्टार्ट होगा तब से लेके एक लूज प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग क्यों बोलना है? क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी, कहीं भी जब ब्लीडिंग होती है तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वहां पे आके वो थक्का जमाने का काम करती है। ठीक है, तो लूज एक प्लेटलेट प्लग प्लेटलेट्स जो होती है मिलके एक प्लग बनाती है, या बोल सकते हैं थक्का जैसा बनाती है, जिस वजह से ब्लड निकलना स्टॉप, सीज या टर्मिनेट या बंद हो जाता है, आप बोल सकते हैं हिंदी भाषा में। तो बंद हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम स्टॉप वॉच की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं और उसी को ब्लीडिंग टाइम के नाम से हम जानते हैं। तो ये दो सरलतम भाषा में डेफिनेशन लिखी हुई है। ये वाली डेफिनेशन आपको क्या है, वो नोट्स में देखने के लिए नहीं मिलती है, ये वाली लिखी हुई है। तो आप इसको सॉल्व लिख सकते हैं। और सर आपको याद नहीं हो तो आप समझ लें कि जब से किसी भी पेशेंट का हमने ब्लड फिंगर पिक करी है, ब्लड निकलना शुरू हो रहा है, तब से लेके जब तक ब्लड उसकी उंगली से जहां से भी हमने प्रिक किया, चाहे ईयर लोब से प्रिक किया हो चाहे फिंगर से प्रिक किया हो, तो बंद नहीं हो जाता है, उस टाइम पीरियड को ब्लीडिंग टाइम के नाम से हम जानते हैं। आगे बात करेंगे तो मेथड्स के बारे में। ठीक है, अभी तक डेफिनेशन वैसे पूछी नहीं गई है कहीं भी, बट फिर भी क्या है, हमें पता होनी चाहिए। और हमें इसका हिंदी मतलब पता है तो इंग्लिश में अगर आपको याद नहीं भी हैं बातें तो हिंदी में याद रहेंगी। तो आप हिंदी वाले ऑप्शन से, जब आपको व्यापम में पेपर आता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होता है, तो वहां पे आप हिंदी ऑप्शन चूज करके वहां पे पढ़ेंगे इस लाइन को। तो जो चीज मैंने समझाई है अभी इसकी डेफिनेशन के मामले में, तो उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से और आंसर लगाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी रिसेंटली एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, और स्टूडेंट है हमारी, तो उनने मैसेज किया, उनने मुझसे एक ही चीज पूछी कि सर आप मुझे पर डे एक एक टिप देना है आपको, तो उससे मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो मैंने उसको एक ही टिप दी है और वो मैं आप सबको दे रहा हूँ, पहले भी देते आ रहा हूँ कि टिप जैसी कोई भी चीज ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पढ़ लेना। पढ़ लेंगे आप, ज्यादातर चीजें नॉलेज रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, नॉलेज रहेगा तो आप वहां पे आंसर लगा पाएंगे। तो उसको भी टिप दी, आपको भी एक ही टिप दे रहा हूँ। आप खुद भी इस चीज में समझदार हैं जिन्होंने पहले पेपर दिया, लास्ट टाइम का पेपर दिया, कि जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक करना है, तो आपके 5-7 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इससे बड़ी टिप कोई भी नहीं है, आप किसी से भी पूछ लें। तो जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, तो ऐसा आपने पढ़ ली, सुन ली, तो एकदम जाते साथ झट से नहीं माननी, उसको पढ़ के समझिए कि हो सकता है इसमें लिखा हो कि टर्मिनेट, जैसे इसमें डेफिनेशन में क्या है कि टर्मिनेट बंद हो जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है, तब तक की प्रोसेस को ब्लीडिंग टाइम बोला जाता है। तो हो सकता है कि उसमें लिखा हो कि ब्लड निकलना बंद नहीं होता है, तो अपन ने फटाक स्टार्टिंग पढ़ी कि भैया ऐसे ही अपन ने पढ़ा हुआ था हमारे नोट्स में, तो फटाक से हमने लगा दिया आंसर। ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो कृपा करके आप वो गलती ना करें, लास्ट टाइम के पेपर में भी और हमेशा बच्चे ये गलती करते हैं। तो डेफिनेशन हमने देख ली। मेथड्स जो है, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड जो है इसकी ड्यूक मेथड इसकी एक होती है, दूसरी एक और मेथड होती है। तो दो मेथड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लीडिंग टाइम की। जो पहली मेथड उसका नाम है ड्यूक्स मेथड। ड्यूक्स मेथड, और उसके अलावा हम बात करें तो लिखा हुआ है कि कहाँ से हमें ब्लड कलेक्शन करना है। तो ब्लड कलेक्शन कहाँ से करना है, ईयर लोब से या फिंगर पंचर। तो फिंगर पंचर ब्लड कलेक्शन की क्लास हो चुकी है, मैंने आपको वहां पे पढ़ा चुका है ऑलरेडी हम लोग ने। तो फिंगर पंचर मतलब कि जैसे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से आप एक पिन की सहायता से, आप लैंसेट समझते होंगे, पिन समझते होंगे, उससे ब्लड निकालना है। तो फिंगर पंचर वो कहला रहा है हमारा। ये क्या है, जो कान का ये वाला हिस्सा होता है उसको ईयर लोब के नाम से जानते हैं आप। और साथ ही साथ नोट्स में आपको क्या डायग्रामेटिकली भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ईयर लोब या फिंगर पंचर से हमें ब्लड कलेक्शन करना होता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आप समझ लें कि ड्यूक्स मेथड, ये इंपॉर्टेंट बात है, हर मेथड के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज क्या है, डिफरेंट रहने वाली है। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपसे पर्टिकुलरली जब मेथड से रिलेटेड पूछा जाएगा कि इस मेथड में नॉर्मल रेंज क्या है, तो आपको नॉर्मल रेंज उस हिसाब से याद रखनी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज आप अभी से नोट कर लें कि जो भी नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, रजिस्टर के पीछे क्या करेंगे, ब्लीडिंग टाइम डालेंगे। ब्लीडिंग टाइम उसके सामने क्या करें कि एक और कॉलम बनाएं, ऊपर से लिखे, ऊपर हेडिंग डाल लें मेथड। तो मेथड्स के नाम डालते जाएं। हमेशा ही पुराना पुराना कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, मेथड्स के नाम जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के हों, चाहे वो दूसरे टेस्ट के हों। तो मेथड्स का नाम और नॉर्मल रेंज, ये तीन चीजों का आपके पास एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अभी से आप समझ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ड्यूक्स मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे और क्या चीज होती है। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इजी सा प्रिंसिपल है हमारा, कि
क्या करना होता है, जो पेशेंट है जिसको भी ब्लीडिंग टाइम करवाना है उसका उस पेशेंट को बुलाएंगे, उस पेशेंट के जो भी फिंगर प्रिक है जो मैंने आपको बताया सेम वही प्रोसीजर है, वही प्रिंसिपल है कि आपको यहाँ पे अच्छे से उसका सॉफ्ट के माध्यम से क्लीन कर लेना है, क्लीन करने एयर ड्राई होने देना है। आप लैंसेट की सहायता से या पिन की सहायता से आप जो बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे पंचर करेंगे, फिंगर पंचर, और उसको जब तक जो वहाँ पे अब स्टॉप वॉच होती है आपके पास में, अगर स्टॉप वॉच अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत से जगहों पे सीएल वेल नहीं रहता है स्टॉप वॉच और सब चीज़ों में, तो मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होती है, उनको स्टार्ट करना है। और जब तक उसका ब्लड आना एक्चुअल में बंद नहीं हो जाता है, उस टाइम पीरियड को ही हमें क्या है रिकॉर्ड करना होता है। तो वो उसका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, जो कि डेफिनेशन है, चाहे आप प्रिंसिपल है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। जो मेथड इसके करने की ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेथड में क्या है कि आपको अलग अलग प्रकार से आप लोगों ने भी देख रखा होगा, पहले कभी किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, ये ना मैंने एक फिल्टर पेपर बनाने की यहाँ कोशिश करी है, डायग्राम में दिखाया आपको, एक फिल्टर पेपर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है। उसमें क्या है, ऐसे मार्किंग कर लेनी होती है, ऐसे 30 सेकंड डाल दीजिए आप, 60 सेकंड डाल दो आप, 90 सेकंड डाल दो आप, उसमें 120 सेकंड हो गए, 150 सेकंड हो गए, 180 हो गया, 210 हो गया। इस प्रकार से क्या करनी है हमें, एक फिल्टर पेपर ले लेना चाहिए, और छोटा लिखा है, जूम करके देखने दिख जाए, तो नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिल्टर पेपर लेना होता है, फिल्टर पेपर में हम क्या करेंगे कि सेकंड्स में ना ऐसे आप लिख दीजिए 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, 120 सेकंड, 150 सेकंड, 180 सेकंड, ये दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। अब करना क्या है हमें कि जो भी हमारा पेशेंट है, हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को बुलाएंगे। लिखा है 1 mm का डीप इंसेशन, इंसेशन आप चीरा जो समझ रहे हैं, तो चीरे की भी आवश्यकता नहीं है, आप समझें। पेशेंट को बुलाना है, अच्छे से स्पिट सॉप से क्लीन करने के बाद जो लैंसेट होता है ना, लैंसेट में जो पिन लगी होती है बेसिकली सामने, वो 1 mm का ही बस क्या है हमको डीप इंसेशन, या आप बोल सकते हैं कि इतना उसमें बस सीधा लगेगा या छेद होगा कि ब्लड ब्लड आना शुरू हो जाता है, फ्री फ्लोइंग ब्लड आना चाहिए। और ब्लड आने देने के बाद में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में हर 30 सेकंड के बाद में हम क्या करते जाएंगे, ब्लड ड्रॉप को रखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे रखा तो जाहिर बात है स्टार्टिंग में ब्लड ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, आपको भी पता है कि जब ब्लड ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी उंगलियों को ना ऐसे दबा दबा के ब्लड नहीं निकालना है, दबा दबा के निकालेंगे तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकलेगा। तो फ्री फ्लोइंग ब्लड निकलने देना है। ब्लड निकलने देने के साथ साथ में ही क्या करना है कि इसको दबा दबा के नहीं निकालना है, और इसे टच नहीं करना है, बार बार इसे टच टच करके थोड़ा ऊपर ऊपर से इसे रखनी होती है, हमें ड्रॉप जो रहती है ब्लड की रखनी होती है। फिर हम 30 सेकंड हो जाएंगे, हमारे पास स्टॉप वॉच है ऑलरेडी, वहाँ पे हम देखेंगे 60 सेकंड में हम एक बार और रखेंगे ऐसे, 90 सेकंड्स में रखेंगे ऐसे, फिर ऐसे रखेंगे 120 सेकंड में, फिर 150 सेकंड में, फिर ऐसे 210 सेकंड में, 240 सेकंड में। इस प्रकार से हमने मान लीजिए 240 में आते आते हमारा जो पेशेंट है, उस पेशेंट की उंगली से ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे आने के बाद हम स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं। एक बार फिर से फटाफट समझेंगे कि हमने पेशेंट को लिया, पेशेंट की जो भी है को क्लीन कर लिया है, या ये लोग की सहायता से भी आप कर सकते हैं। उसको प्रिक करना है, प्रिक करने के बाद में ब्लड निकलेगा, ऐसे आपके पास एक फिल्टर पेपर होना चाहिए। दो अलग अलग प्रकार से भी आप करने वाले कर सकते हैं, जैसे लंबा लंबा फिल्टर पेपर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है 30 सेकंड 90 सेकंड ऐसे रख लें, क्योंकि हमें हर 30 सेकंड में क्या है रीडिंग लेनी होती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे उंगली उसके ऐसे ऐसे टच कराएंगे, बस जस्ट ऊपर से, इसको टच नहीं करना होता है एकदम। तो ब्लड जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा 30 सेकंड पे, 30 सेकंड के बाद फिर से हम ब्लड ऐसे रखते जाएंगे, ब्लड ड्रॉप रखते जाएंगे। और आप देखेंगे, आपको पता भी है इतना ऑलरेडी, आप सभी काम कर चुके हैं इतना सारा लैब में, कि धीरे करके क्या है कि जो ब्लड रहता है वो आना बंद हो जाता है। तो ऐसे ब्लड ड्रॉप आप देखेंगे, बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, और छोटी दिख रही है। फिर धीरे करके क्या है, ब्लड ड्रॉप्स भी आप देखेंगे कि कम ब्लड कम होता जाता है। और मान लीजिए कि 240 वाला जो हमारा सेकंड हुआ, वहां पे आके हमने देखा कि ब्लड निकलना बंद हो गया, ब्लड नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। तो यही जो हमारा टाइम है बेसिकली, वो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। कि जो पेशेंट है उसका हमने फिंगर प्रिक करके देखा,
ब्लड निकलने से लेके टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इंसिशन, जब से ब्लड निकल रहा है, या ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग ब्लड जब से निकल रहा है तब से लेके ब्लड स्टॉप या सीज हो जा रहा है, या स्टॉप हो जा रहा है, या टर्मिनेट हो जा रहा है, या लूज प्लेटलेट प्लग बन जा रहा है, उसी के बीच की प्रोसेस को हम ब्लीडिंग टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी आप देख पाएंगे। तो प्रोसीजर ही वही लिखा है कि 1 mm का हमें क्या है करना है कि लेंसेट के माध्यम से हमने फिंगर प्रिक करी है उसकी, और ब्लड को हमने हर 30 सेकंड में लिखा है, 30 सेकंड, हर 30 सेकंड में हमने एक एक ड्रॉप रखते चले गए हैं। ब्लड ड्रॉप टेकन ऑन द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर है, मैंने आपको पहले बताया एक प्रकार का फिल्टर पेपर है, जिसमें हमने 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड ऐसे क्या है सेकंड्स बना दिए हुए हैं। तो ऐसे 30 सेकंड के बाद में हमें ऐसे ऐसे ड्रॉप रखती चली जानी है जब तक कि ब्लड सीज ना हो जाए। आप सबने सुन रखा होगा किसी की फैक्ट्री सीज कर दी गई है, तो सीज का मतलब क्या होता है? बंद होना, बेसिकली स्टॉप बोल सकते हैं, आप सीज बोल सकते हैं, टर्मिनेट बोल सकते हैं, रुकना बोल सकते हैं। तो सीज का मतलब होता है कि जब बंद हो जाना, तो ब्लड जब बंद हो जाता है ना, तब तक हमें क्या है 30-30 सेकंड में ब्लड ड्रॉप्स को रखते चले जाना है। फिर हम बात करें तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि 30 सेकंड में दिखा आपको, 60 में भी थोड़ा दिखा, 90 में दिखा है, 120 में दिखा है। इसके अलावा फिर आपको 150 में, 180 में भी यहाँ पे दिखा है आपको ब्लड। फिर 210, 240 सेकेंड्स में हमारा क्या है, ब्लड जो है आना बंद हो गया। यही हमारा ब्लीडिंग टाइम है। लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल रेंज किस में दी है? मिनट्स में दी है, जो कि है क्या 1 से लेके 5 मिनट। तो 240 सेकेंड को आप सभी को पता है कि जो 1 मिनट होता है उसमें 60 सेकेंड होते हैं। तो 240 सेकेंड को मिनट में हमें अगर बदलना है तो ऐसे इसको चेंज करेंगे। लिखा है 240 सेकंड ऊपर, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, जीरो से जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 चौके 24, हमारा 6 4 जा 24 होता है। मतलब कि जो रीडिंग आ रही है हमारी वो क्या आ रही है? 4 मिनट आ रही है। और ये 4 मिनट क्या है? एक नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो जो पेशेंट है हमारा, हम बोल सकते हैं अगर हमने उसका ब्लीडिंग टाइम किया है, जो आया है हमारे पास पेशेंट, तो उसका 4 मिनट में अगर ऐसे स्टॉप हो गया ब्लड आना, तो मतलब कि उसका जो ब्लीडिंग टाइम है वो नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू ड्यूक्स मेथड। ड्यूक मेथड्स के तहत हम यहाँ पे चीज पढ़ रहे थे हमारी। तो आप सबने समझ लिया, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बस 30-30 सेकंड में हमें क्या है ब्लड ड्रॉप्स रख के देख लेना होता है फिल्टर पेपर पे। ये टाइमिंग है, अगर नहीं है भी टाइमिंग है तो आपको याद रहना चाहिए, आप फिर अपना टाइमिंग के बेस ड्रॉप रख सकते हैं। बाद में गिन लें 30-30 सेकंड में आपने कितनी ड्रॉप्स ली हैं, लेकिन इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि 240 सेकंड में हमारा जो है ब्लड आना बंद हो गया था, तो उसको मिनट में हमने कन्वर्ट किया है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 कम 6 होता है, 6 चौके 24 होता है, तो 4 मिनट टाइम आ गया है हमारा। इंपॉर्टेंट बात अब इसमें से समझ ले, ड्यूक मेथड होगी पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, एक तो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से पता होना चाहिए कि हमें इसको करने के लिए क्या फिल्टर पेपर की आवश्यकता है। 30 सेकंड में, हर 30 सेकंड में हम देखते हैं इसको जब तक ब्लड आना बंद नहीं हो जाता है। नॉर्मल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूक मेथड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्यूक मेथड, हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लीडिंग टाइम की वो क्या होती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए, 1 से लेके 5 मिनट होती है। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें क्या है कि पेपर में आपसे पूछ ली जाती है, और मैं बता रहा हूँ, आप चाहे कितना ही ये समझ लें कि अरे हमें सब समझ में आ गया, अभी वहां पे ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन होकर गलत हो जाते हैं। समझ गए? ये चीज समझ में आएगी। ये लोब जो हमारे कान का है नीचे वाला यहाँ पर हिस्सा, उसको ये लोब बोलते हैं। और फिंगर पंचर आप सबको ऑलरेडी ब्लड कलेक्शन की क्लास दे चुके हैं हम लोग, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा। तो एक मेथड हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ड्यूक मेथड। अब दूसरी मेथड के बारे में हम बात करेंगे। आप इसमें एक चीज देखेंगे कि मेथड्स के अनुसार ना जो नॉर्मल रेंज है वो भी डिफरेंट रहने वाली है। संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना है, बिल्कुल मटर गश्ती टाइप का ना समझें आप। और ये भी ना सोचें कि अभी बहुत टाइम है, क्योंकि ऐसे होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि कल पेपर रहेगा। तो इसलिए इसको अभी से पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे करके क्या है कि आपका सारा सिलेबस आपके अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग सब आप अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक मेथड हमने ब्लीडिंग टाइम की देखी, जिसको ड्यूक मेथड के नाम से जानते हैं।
जो दूसरी मेथड है उसको आइवरी मेथड के नाम से हम जानते हैं, आईवी मेथड। देखिए, तो आईएफडी मेथड में आपको प्रिंसिपल और प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हमारी प्रक्रिया होती है, इसमें आपको आवश्यकता नहीं है प्रिंसिपल और प्रोसीजर की। इससे जो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। तो लिखा है जो दूसरी मेथड है उस मेथड का नाम क्या है, आइवरी मेथड है, आईवीस मेथड आप बोल सकते हैं। तो पहली मेथड था जिसका नाम था ड्यूक मेथड, दूसरी मेथड इसका नाम है आईवीस मेथड। ठीक है, लिखा है आगे बेस्ट, मतलब ये एक बेस्ट मेथड होती है। इन दोनों मेथड्स में अगर हम बात करें तो ये कि बेस्ट मेथड हमारी कहलाती है। ड्यूक मेथड और इस दोनों मेथड की बात करें तो ये मेथड हमारी बेस्ट मेथड होती है। इसके अलावा बात करें, लिखा है कि मोर रिलायबल मतलब कि ज़्यादा भरोसेमंद हमारे लिए मेथड है कहीं ना कहीं, अगर हम दोनों मेथड की बात करें। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी है, स्पेग्मोमोनोमीटर। स्पेग्मोमोनोमीटर आप सभी अगर समझते हैं तो एक प्रकार का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। सुना होगा आप लोगों ने पहले भी। तो स्पेग्मोमोनोमीटर होता है, तो इस मेथड में हमें क्या आवश्यकता होती है, स्पेगमोनोमीटर की आवश्यकता होती है। ये जो मेथड होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बेसिकली, और इसके कुछ करने के अलग तरीके हैं जो कि आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जनरल लैब्स होती है हमारी, हमें पढ़नी है और याद रखनी है, वो क्या ड्यूक्स मेथड्स के हिसाब से रहती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 2019 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा कि इस प्रकार से चीजें पूछी गई थी उसमें कि जो स्पेगोमोनोमीटर होता है, ऐसे क्वेश्चन कुछ था कि स्पेगोमोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट ब्लीडिंग टाइम की कौन सी मेथड में उपयोग होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज के टाइम पे जब पढ़ाया जाता है ना, तो केवल वो ड्यूक्स मेथड के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें भी कॉलेज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ड्यूक मेथड के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, ये दूसरी मेथड के बारे में हमें भी हमारे प्रोफेसर ने पढ़ाया नहीं था, और पेपर में एक्चुअल में आया ही वही था। तो अब पढ़ाई नहीं है तो आएगा तो बनेगा कैसे हमसे पेपर में। तो यही छोटी छोटी चीजें क्या आपको पेपर में आती हैं और बुक्स में दी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग से मैं कहीं से पढ़ा दे रहा हूँ, कई अलग अलग बुक्स जरूर पढ़ता हूँ मैं, लेकिन बुक से ही पढ़ाई हुई चीजें हैं। तो आईवीएस मेथड उसमें पूछी गई थी, तो आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ब्लीडिंग टाइम के लिए जो दूसरी मेथड उसका नाम क्या है। तो ड्यूक मेथड अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी मेथड जो है उसको आईवीएस मेथड के नाम से जानते हैं। इसको रिवर्स तरीके से पूछा जा सकता है कि आईवीएस मेथड जो है वो किस चीज को, किस टेस्ट को करने के काम आती है। तो आपको ब्लीडिंग टाइम ऑप्शन मिलेगा, क्लॉटिंग टाइम ऑप्शन मिलेगा, रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए होती है, या फिर आपसे सिकलिंग टेस्ट करने के लिए होती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब अगर आपको ये पता ही नहीं होगी कि ये मेथड किस चीज के लिए यूज की जा रही है तो आप सही आंसर कभी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूँ कि साथ ही साथ क्या करेंगे आप कि ब्लीडिंग टाइम जैसे लिख लीजिए आपके जो रजिस्टर उसके में पीछे कहीं पे भी, उसमें आप मेथड के नाम लिख के जाए कि कौन सी मेथड किस चीज के लिए उपयोग होती है। तो आईवीएस मेथड होती है ब्लीडिंग टाइम के लिए। ये दोनों ही मेथड में अगर हम कंपेयर करके तुलना करके देखेंगे तो बेस्ट मेथड है, मोर मोर रिलायबल है, कहीं ना कहीं ज़्यादा भरोसेमंद मेथड है। लेकिन इसमें जो ये थोड़ी जटिल प्रकार की हमारी मेथड होती है जो कि कर पाना इतना ईजी नहीं होता है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो यूज़ होता है वो क्या होता है, स्पेग्मोमोनोमीटर यूज़ होता है। यही क्वेश्चन है एक्चुअल में आया था शायद जहाँ तक पेपर में। तो स्पेग्मोमोनोमीटर जो होता है वो उपयोग होता है। अब बात यह है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है तो सब जगह पे सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसको करने की प्रोसेस भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से क्या करते हैं, जो ज़्यादातर जनरल लेबोरेटरीज होती है वो इसके जो पहले मैंने आपको मेथड पढ़ाई थी ड्यूक मेथड, क्योंकि बहुत ईजी है, फिल्टर पेपर आपके पास कहीं भी अवेलेबल रहता है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। एक लेंसेट आपके पास बहुत आसानी से, एक जो पिन रहती है जिससे आप फिंगर पंचर करेंगे बहुत आसानी से अवेलेबल रहेगी। तो वो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल में स्टॉप वॉच होती है जनरल घड़ी से भी 30 सेकंड देखा जा सकता है कहीं ना कहीं। तो बहुत ही इजी मेथड होती है पहली वाली जो मेथड थी उसके बारे में हम बात करें। सॉरी।
उस मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी मेथड थी कहीं ना कहीं, तो वो मेथड को ही ज़्यादातर लेबोरेटरी जो है कंसीडर करती है और यूज़ करती है, ठीक है। इसलिए इस मेथड का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन क्या है, क्वेश्चन तो आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ इसमें विशेष दो बातें, बहुत ज़्यादा तीन बातें मैं बोलूँगा याद रखनी है। पहली मैं बात तो ये कि जो ब्लीडिंग टाइम है उसके लिए एक और जो दूसरी मेथड है उसका नाम है आईवीस मेथड, या आईवीस मेथड ब्लीडिंग टाइम की एक मेथड होती है ब्लीडिंग टाइम को करने के लिए। दोनों ही मेथड में ये बेस्ट मेथड होती है। एक और क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि स्फेगोमोनोमीटर इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो नॉर्मल रेंज से रिलेटेड है। नॉर्मल रेंज आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको ड्यूक मेथड के अकॉर्डिंग बताया था, तो 1 से लेके 5 मिनट उसकी नॉर्मल रेंज होती है। वहीं हम आईवीस मेथड से बात करें तो आईवीस मेथड से नॉर्मल रेंज क्या होती है, 5 से लेके 11 मिनट तक आपको देखने के लिए मिलती है। तो नॉर्मल रेंज का भी विशेष ध्यान देना है आपको कि मेथड के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज में क्या है परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए आपको क्या है नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग भी चीजें ध्यान रखनी है साथ ही साथ में। ठीक है, तो हमने दो मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया है, दोनों मेथड समझा दी हैं आपको कि किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें उसमें से इम्पोर्टेंट है। आपको दोनों ही चीज़ों में बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है दोनों ही मेथड्स में। कुछ चीज़ें क्या नोट्स में कभी नहीं भी हो सकता है रहती है, लेकिन मैंने अभी एक दिन 2 3 दिन पहले भी एक चीज़ बोली थी। कभी कभी कोई कोई बातें मैं ऐसे बोल जाता हूँ पेपर में। आप देखेंगे कि पुराने जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल इत्तेफाक भी मान सकते हैं, कुछ माने कि मैंने विटामिन B12 उनको एकदम बोला था और वो ही क्वेश्चन आया था, आपको पेपर में पूछा गया था। इसके अलावा ऐसे कई सारे यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाली बातें मैं बात बात में बताया था, वो भी क्वेश्चन आया था। और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैं बोलता हूँ आपको पेपर में और वो आते हैं। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जो कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि बहुत इजी है, ये क्या पूछेगा, तो वो क्वेश्चंस भी आपसे आते हैं। तो थोड़ा सा इसके फंक्शन वगैरह सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डाल डिस्कस कर लेंगे। तो ब्लीडिंग टाइम में हमने दो मेथड्स के बारे में बात कर ली है ऑलरेडी। तो संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, उसको पढ़ के आपको टेस्ट को देना है। थोड़ा सा आंसर को लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू कर दें आप। लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखते हुए, और साथ ही साथ पुराने पेपर भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पूरे ही क्वेश्चन एकदम सिंपल आते थे। वो क्या है कि जब हमने वो पेपर ना दिया हो और किसी और ने हमसे पहले वाले बच्चों ने दिया रहता है तो हम उसको देखते हैं तो हमें बहुत इजी लगता है कि ये तो बहुत इजी था, हमने दिया होता तो हम 100 में से 101 नंबर ले लेते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए क्या है कि हर बार एक नई शुरुआत है सबके लिए, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम देना है।
तो जो पहले मैंने आपको बताया हुआ है एक्चुअल में कि जो हमारी ब्लीडिंग टाइम है या ब्लीडिंग होती है, किसी में ब्लड निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आती हैं और दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइंड होकर क्या थक्का जमाती हैं बेसिकली, और जो ब्लड है वहाँ पे ब्लड को रोकती हैं, जमा जमा देती हैं बेसिकली, कि ब्लड और अधिक मात्रा में क्या है बॉडी से रिलीज बाहर ना निकले। ठीक है, तो उसका काम ही एक तरह से यही होता है। हमारे जो प्लेटलेट्स होता है उसके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है। तो जो ब्लीडिंग टाइम है वो ये चीज़ भी हमको बताता है कहीं ना कहीं कि हमारी जो प्लेटलेट है वो ठीक प्रकार से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स हमारा जैसे कहीं भी ब्लड किसी का निकल रहा है या ब्लीडिंग टाइम हम नोट कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अगर थक्का उसमें सही टाइम से नहीं जम पा रहा है, थोड़ा लंबा ब्लीडिंग टाइम की हमें नॉर्मल रेंज देखने के लिए मिल रही है, मतलब कि उसकी प्लेटलेट्स हैं जो वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती है। उसके बारे में हमें साथ ही साथ जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, हम बात करें आगे तो लिखा है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। तो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कोई भी चीज़ लंबे समय से ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग बोलते हैं, या आप लॉन्ग भी बोल सकते हैं। ब्लीडिंग टाइम आप समझते हैं कि ज़्यादा लंबा आपको ब्लीडिंग टाइम कब देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। लिखा हुआ है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, लंबा लंबा आपको नॉर्मल रेंज कब देखने हैं, नॉर्मल रेंज बोलो जब ब्लीडिंग टाइम की जो रेंज है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा कब देखने के लिए मिलती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पहली कंडीशन लिखी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने लास्ट क्लासेस में भी जब हमने पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई कि साइटोसिस और पीनिया, दो वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पीनिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कम हो रही हो तो हम वहाँ पे पीनिया वर्ड यूज़ करते हैं। साइटोसिस वर्ड कब यूज़ करते थे, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है। तो लिखा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है, हमारी थ्रोम्बोसाइट्स होती है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट कम होते हैं, जब कम हो रहे हैं किसी व्यक्ति में, तो हमें क्या है ब्लीडिंग टाइम जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है, पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी व्यक्ति में अगर ब्लीडिंग होती है तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वहाँ पे आके वो थक्के जमाने का काम करती हैं। अब अगर किसी व्यक्ति में क्या है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन है, मतलब कि उसके में प्लेटलेट्स की क्या है कमी पाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लीडिंग टाइम है उस व्यक्ति में क्या है थक्का जो जमना जमना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में, एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में उसमें अधिक टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स की क्या है कमी है। सॉरी। तो पहली कंडीशन होगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या है ए प्लास्टिक एनीमिया। तो यही प्लास्टिक एनीमिया मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्लास्टिक एनीमिया में कि जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, जो कि तीन होते हैं हमारे, कौन कौन से, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा स्पेशल एनीमिया है जहां आप देखेंगे कि तीनों ही हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसकी विशेषता ही एक प्रकार से यह होती है, तो उसको बोला जाता है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया है जहां आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब कम हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ब्लीडिंग टाइम लंबा देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट की कमी रहेगी, प्लेटलेट कम मात्रा में रहेंगे, तो प्लेटलेट कम मात्रा में जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे उस नर्व, मान लीजिए वेन जहाँ पे फटी हुई है या जो आर्टरी है, धमनी फटी हुई है, वहाँ पे कम मात्रा में आ पाएंगे। तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा कहीं ना कहीं एक क्लॉट बनाने में, एक थक्का जमाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ब्लड क्या है लंबे समय तक निकलता रहेगा। फिर और भी कुछ एग्जाम्पल है, परनिश, एक्यूट ल्यूकेमिया, ऐसे तीन चार और भी एग्जाम्पल हैं। पर ये आप एक बेसिक चीजें अपने दिमाग में कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में आता है ना, तो आपको ये समझना जरूरी होता है कि आपने ऐसा ना, मेरा मानना है कि आप लोगों ने कॉलेज टाइम से ना काफी सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी हैं। तो भूल गए भी होंगे तो भी अगर आप उसमें एक लॉजिक तरीके से दिमाग लगाएं कि हाँ भैया इसको हम समझ सकते हैं कि हाँ ब्लीडिंग टाइम लंबा कैसे हो सकता है, तो ब्लीडिंग टाइम रिलेट करता है प्लेटलेट से। प्लेटलेट की जिसमें कमी पाई जा रही है किसी भी कारणवश, चाहे वो प्लास्टिक एनीमिया की वजह से, पर्निशियस एनीमिया की वजह से, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपने आप में ही कंडीशन कहला रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लीडिंग टाइम उसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आप अपने दिमाग को लगाना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपके 5-7 नंबर एक्स्ट्रा, एकदम ही एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, कम से कम बता रहा हूँ मैं। क्योंकि इसी से सिलेक्शन हो जाता है, किसी किसी का, किसी किसी का रुक जाता है। इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी है बॉर्न बिली ब्रांड डिसीज। हमारी बॉर्न बिली ब्रांड डिसीज एक लिखी हुई है, जिसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है कि जो बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम क्या है, हाई है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे एक देखें इंपॉर्टेंटली लिखा है प्लेटलेट काउंट जो होता है इसमें नॉर्मल रहता है। जबकि अभी हमने ऊपर बात करी हुई है ऑलरेडी कि अदर कंडीशन में हम ये बात कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स क्या कम रहती है, इस वजह से ब्लीडिंग टाइम आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे कि एक ये कंडीशन है जिसको बोला जाता है बॉर्न बॉर्न बिली ब्रांड डिसीज। हमारी
एक प्रकार की डिसीज होती है, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें ब्लीडिंग टाइम आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जबकि प्लेटलेट काउंट क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। ये आपके लिए विशेषकर इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसा भी इसके साथ पूछा जाता है, ये होता किसकी वजह से है, लिखा है कॉज्ड बाय, किसकी वजह से हो रहा, कॉज मतलब रीजन, वजह जो बोला जाता है हिंदी में, तो कॉज्ड बाय या किस रीजन से, किस वजह से हो रहा। प्लेटलेट में विकार होता है, डिफेक्ट होता है मतलब विकार होता है, साथ ही साथ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉगुलेशन फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, हम उसको डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको अलग क्लास में, वो कई सारे होते हैं, बात हमारे कॉगुलेशन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम हमारे आगे की क्लास में। तो कॉगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, उसमें से जो 8वें नंबर का लिखा है क्या, फैक्टर 8, 8वें नंबर के फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण और प्लेटलेट में डिफेक्ट या विकार के कारण ये डिसीज उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं वॉन विली ब्रांड डिसीज। और आप मान के चलें कि ये भी आपका एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ना पूछा कैसे जाता है, आपसे ऐसा पूछते हैं कि जो बॉन विलिब्रांड डिसीज है वो किस फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो वॉन विलिब्रांड डिसीज होती है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण आपको देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप अगर देखेंगे पुराने पेपर में तो पूछा गया है, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने पुराने पेपर देख रखे होंगे तो आपको 2019 में भी शायद एक क्वेश्चन आया था या फिर और भी आया होगा कि हीमोफिला पूछा गया था, हीमोफिला पूछा गया था, तो कोगुलेशन फैक्टर पे डिपेंड होता है, कोगुलेशन फैक्टर 8 होता है, 9 होता है, वहीं पे हमारे क्या है कि हीमोफिला ए हीमोफिला बी होते हैं। तो वो वहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किस फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण जैसे हीमोफिला ए हो रहा है, किस फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण हीमोफिला बी हो रहा है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है आपका कि किस फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण। तो फैक्टर नंबर 8 इसका एक नाम होता है, हम उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिशिएंसी के कारण, डेफिशिएंसी मतलब कमी के कारण आपको क्या देखने के लिए मिलता है, वॉन विली ब्रांड डिसीज देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि ब्लीडिंग टाइम हाई होता है लेकिन प्लेटलेट काउंट आपको नॉर्मल देखने मिलता है। साथ ही साथ क्या है, ये होता किसकी वजह से है कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल तो रहता है लेकिन प्लेटलेट में विकार होता है, ठीक है, नॉर्मल रहेंगी लेकिन प्लेटलेट में डिफेक्ट रहेगा, विकार होगा, जिसकी वजह से आपको ये जो डिसीज है वह देखने के लिए मिलती है। तो ओवरऑल ब्लीडिंग टाइम के बारे में हमें इतना डिस्कस करना था। अब हम आगे देखेंगे क्लॉटिंग टाइम के बारे में। तो क्लॉटिंग टाइम के बारे में पढ़ेंगे अब हम। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी छोटी छोटी चीजें क्या है या रखने लायक होती हैं। आपको पिछली बार के भी पेपर में बताऊंगा मैं, अभी ना कभी हमारा सिलेबस जैसे कंप्लीट हो रहा है उसके बीच बीच में हालांकि क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे हम, लेकिन मैं बाद में आपको जो भी क्वेश्चन पेपर हो गए ना, खासतौर पे लास्ट टाइम वाला जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसके बारे में किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो आपको एक चीज समझाऊंगा कि आप इनको कहाँ कैसे लॉजिक्स लगाने चाहिए, किस प्रकार से आपके आंसर और सही हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन वो बताया था, डब्ल्यू सी डाइल्यूटिंग फ्लूइड वाला बताया था, कि वो मैंने पढ़ाया भी है पिछले वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी, फिर भी गलत हुआ है लोगों का। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज में माइक्रोलीटर वाला जो क्वेश्चन था, वाटर एक प्रकार का यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ये सब चीज़ों के बारे में क्या ऐसे बात बात करते करते भी हम डिस्कस कर लेते हैं और वो पेपर में आते हैं आपके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। तो आपको लगता है कि ये तो पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आए थे, उसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। इस वजह से हमने क्या किया था कि बहुत सारे आंसर आप लोगों ने गलत लगा दिए हुए हैं कहीं ना कहीं। चलिए, तो ब्लीडिंग टाइम के बाद हम बात करेंगे प्लॉटिंग टाइम के बारे में। तो हमने बात कर ली थी ब्लीडिंग टाइम की, अब हम बात करेंगे प्लॉटिंग टाइम की।
5 मिनट आप लोग चाहें तो रेस्ट करें अभी, या कि पानी वानी पी लें, घूम फिर आएँ। जब से मैं और चीज़ें लिख दूंगा आपका भी एक 5-10 मिनट का रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये क्लॉटिंग टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये कोई भी टॉपिक के बाद 10 मिनट का गैप रखने लगे हैं हम आजकल, क्योंकि लास्ट टाइम कई स्टूडेंट्स ने ऐसे रिक्वेस्ट करी कि 10 मिनट का गैप दे दिया करें आप। इसलिए गैप है, तो इस ड्यूरेशन में आप क्या क्लास ऑफ करके जा सकते हैं, लेकिन मैं बीच में कंटिन्यू रखूँगा क्लास को, क्योंकि बाद में स्टूडेंट जैसे जुड़ना रहता है तो 10 मिनट का टाइम हमारा 15-20 मिनट में परिवर्तित ना हो जाए, इस वजह से हम क्लास को ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन क्या 10 मिनट का ऐसे गैप रहा करेगा आपको टॉपिक के बीच में, तो आप उस बीच में अपने दूसरे छोटे मोटे काम कुछ करने हैं तो आप कर लें।
तो स्टूडेंट ज्वाइन रहे फिर से। चलिए, तो 10 मिनट का आप लोग के लिए गैप रखा था मैंने, वो गैप हो गया है कंप्लीट, और साथ ही साथ मैंने बोर्ड पे चीज़ें भी लिख दी हैं। तो हम शुरू करेंगे। हमारा जो क्लॉटिंग टाइम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लीडिंग टाइम के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी क्लास में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉटिंग टाइम के बारे में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस में। हम पढ़ने वाले हैं क्लॉटिंग टाइम के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने अभी ब्लीडिंग टाइम देखा है, उसी प्रकार से हम क्लॉटिंग टाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में इसलिए ना। तो डेफिनेशन क्या लिखी है? ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि जैसे हम फिर से कोई पेशेंट है, इसको क्लॉटिंग टाइम करवाना है, तो लैंसेट के माध्यम से हमने क्या किया है, या पिन के माध्यम से आप बोल सकते हैं, प्रिक किया हुआ है उसको, तो ब्लड निकलना शुरू किया है। तो लैंसेट ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग से लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ फर्म क्लॉट। फर्म क्लॉट क्या होता है? बेसिकली थक्का जमना। एक अच्छे प्रकार से थक्का जम जाने तक की जो प्रोसेस होती है, वहां तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। इसको दूसरे और सरल शब्दों में अगर आप समझेंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग मतलब कि ब्लड निकलना शुरू हो रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फिब्रिन स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज होती है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको याद रखना है? फर्स्ट फिब्रिन स्ट्रिंग जहां दिखाई देती है, तब तक का जो टाइम पीरियड है दोनों के बीच का, उसको हम क्लॉटिंग टाइम के नाम से जानते हैं। तो जो दूसरी मेथड है, दूसरा हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम में भी हमारी दो मेथड होती हैं। पहली जो मेथड है उसका नाम है कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड आप को मैंने ऑलरेडी क्या है, हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है क्या, एंटीकोगुलेंट के बारे, सॉरी एंटीकोगुलेंट तो पढ़ाए थे, इसी क्लास में आपको पढ़ाया गया था ब्लड कलेक्शन के बारे में। तो जो आर्टरी से जो ब्लड लिया जाता है वो आर्टियल ब्लड कहलाता है, जो वीनस से ब्लड लेते हैं वो वीनस ब्लड कहलाता है। जो आपके जैसे यहाँ पे फिंगर टिप्स वगैरह से आप ब्लड कलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे ना आर्टरीज होती है ना वेन्स होती है, वहाँ पे होती है पतली पतली कैपिलरीज, उससे ब्लड निकलता है, तो उसको क्या है, कैपिलरी ब्लड कहा जाता है। ठीक है, मेथड का नाम भी क्या है, कैपिलरी मेथड है, क्योंकि इसमें जो हम उपयोग करते हैं एक पतली सी कैपिलरी का उपयोग करते हैं, और उसकी सहायता से हम क्या है, जो क्लॉटिंग टाइम है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो मेथड का नाम है कैपिलरी मेथड। इसमें जो हम स्पेसिमेन या ब्लड जो हम यूज करने वाले हैं वो कैपिलरी ब्लड यूज करने वाले हैं, मतलब कि ऐसे फिंगर प्रिक करने वाले हैं, वहां से हम ब्लड कलेक्ट करेंगे, और ब्लड कलेक्ट करने के बाद में हम इसका आ, आगे टेस्ट करके देखेंगे कैसा प्रोसीजर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है वो क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, आपको आर पार दिखाई देता है, ऐसी पतली सी होती है, जिसका आप डायमीटर क्या होती है, जो इसके अंदर का ऐसे होल वाला एरिया है ना, जिसमें क्या होगा, ब्लड जाएगा, वो कहलाएगा हमारा डायमीटर। तो डायमीटर होता है 1.5 mm, मतलब बहुत पतली सी होती है। आप समझ पा रहे होंगे कि 1.5 mm बहुत ही कम होता है, बहुत कम साइज होता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है, 10 से लेके 15 mm तक इसकी लंबाई होती है। आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर याद रखेंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में, कि कैपिलरी ट्यूब की लंबाई और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। तो डायमीटर होता है 1.5 mm, और जो इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 10.15 mm तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल इसका एकदम सिंपल सा है कि ब्लड को कलेक्ट करना है। जो ये कैपिलरी होती है ना, उसमें ब्लड को कलेक्ट करके हम देखते हैं। कैपिलरी फिलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपको दिखा दूंगा इस बार की क्लासेस में कैपिलरी। तो कैपिलरी एक मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी ये बहुत पतली सी कैपिलरी एक होती है, और जो कि पारदर्शी होगी कहीं ना कहीं। तो आप को समझाने बस के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि जैसे ये
पतली सी एक रिफिल देख रहे हैं ना आप, इसी प्रकार से क्या होती है, कैपिलरी होती है। इससे भी एक्चुअली थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ी सी जैसे लचीली, ऐसी लचीली नहीं होती है, लेकिन वो पतली होती है इस प्रकार से। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसका जो डायमीटर है कितना है, 1.5 mm होता है, और लेंथ जो होती है 10 से 15 mm की इसकी लेंथ होती है। तो इस प्रकार की आपकी एक कैपिलरी है। आपको किसी भी पेशेंट का क्या है, फिंगर प्रिक है, तो उसको फिंगर पंचर करना है। फिंगर पंचर करने के बाद में उसको ऐसे रख देना होता है, तो एक कहलाता है कैपिलरी एक्शन। उसकी सहायता से क्या होता है, ब्लड जो है, जैसे कि आप इस रिफिल में देख पा रहे हैं, यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल रही है कि रिफिल भरी हुई है, लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है कि 2/3। तो हमारी एक इस प्रकार से अगर कैपिलरी है, इसको 3 भागों में अगर डिवाइड किया जाएगा, तो 1 भाग यहाँ तक आ जाएगा, 2 भाग यहाँ तक आ जाएगा, 3 भाग यहाँ तक आ जाएगा लगभग। तो हमें यहाँ तक इसका ब्लड फिल कर लेना है, जो कि क्या कहलाएगा, 2/3 हमारा कहलाएगा। तो इस कैपिलरी में अगर हम बात करेंगे तो लगभग हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक आपको ब्लड फिल कर लेना चाहिए। यहाँ तक हम लगभग इसमें ब्लड फिल कर लेंगे। इस साइड से हम ब्लड फिल कर रहे हैं, तो लगभग हम यहाँ तक ब्लड फिल कर लेंगे। कैसे करेंगे, पंचर किया, सिर्फ इसको ऐसे रखते हैं तो ब्लड यहाँ तक फिल हो जाता है। ब्लड फिल कर लेने के बाद में, ब्लड फिल जब हो जाता है, ब्लड फिल करने के बाद में देखा लिखा है, प्रोसीजर भी लिख दिया है मैंने कहीं ना कहीं। प्रोसीजर वो दोनों एक ही चीज़ है हमारे लिए, प्रोसीजर और जो हमारा प्रिंसिपल है ना, दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट करता है। तो मैं एक साथ ही समझा दे रहा हूँ आपको। आपको नोट्स में जैसे अलग अलग भी देखने के लिए मिल जाएगा डायग्राम के साथ में, तो परेशान मत होइए। तो ब्लड को हमने लिया है क्या, कैपिलरी ट्यूब में लिया है, 2/3 तक हमने यहाँ पे भर लिया है ब्लड को। उसके बाद हमें इसको 2 मिनट तक वेट करना है। 2 मिनट के वेट करने के बाद में हम क्या करते हैं कि जो कैपिलरी रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो कैपिलरी ऐसी पतली सी कैपिलरी रहेगी, और ये ना हार्ड रहती है एकदम। जैसे आपने प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक देखा होगा ना, तो उसको आपको बहुत अच्छे से ग्लव्स वगैरह पहन के इसको प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको उंगलियों में भी लग जाए। वैसे लगता बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ही आराम से छूट जाती है। साथ ही साथ क्या है कि ब्लड है, तो ये आपके लिए भी डेंजरस है। एचआईवी वाला पेशेंट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं एचआईवी टेस्ट तो करके नहीं देखा, तो आपको प्रॉपर पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। आप हैंड ग्लव्स पहने, और इसको 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और 1-1 सेंटीमीटर से ऐसे तोड़ना है। टूट जाती है, बहुत आसानी से टूट जाती है। तो 30 सेकेंड्स के बाद में, सबसे पहली बार जब कब तोड़ते हैं, 2 मिनट के बाद में, 2 मिनट तक वेट करना है। वेट करने के बाद में इसको ऐसे पकड़ेंगे और 1 सेंटीमीटर से तोड़ देते हैं। ऐसे तोड़ने के बाद में इसको हर 30 सेकेंड के बाद में, लिखा है ब्रेक 1 सेंटीमीटर कैपिलरी आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड के बाद में आपको इसी प्रकार से जो है ये कैपिलरी है हमारी, उसको तोड़ते जाना है। मान लिया कि पहली बार में तोड़ा तो यहाँ तक टूट गई, फिर दूसरी बार में इतनी टूट के अलग हो गई, फिर अगले 30 सेकंड में तोड़ा तो इतनी टूट के अलग हो गई। 1-1 सेंटीमीटर हम मान रहे हैं कि ऐसे तोड़ते हुए इसको अलग कर देना है, तोड़ते चले जाना है। जो इसकी लेंथ है एक्चुअली में सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में नहीं है। तो ये जो इसकी लेंथ है 10 से 15 सेंटीमीटर, तो हमें क्या है, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर में इसको तोड़ते जाना है। तब तक तोड़ते जाना है, जैसे हम जब तोड़ते हैं तो एकदम ऐसे तोड़ के ऐसे अलग नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही लचीला सा, इसमें फिब्रिन स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। आप देखेंगे ना, अगर बात करेंगे तो एकदम पतला सा लाल कलर का आपको धागे जैसे दिखाई देता है। एक्चुअली हमें यही चीज चेक करनी है कि कब दिखाई दे रहा है। तो उसको बहुत ही आराम से हम तोड़ते हैं, और स्टार्टिंग में तो जैसे कि टूटता जाएगा, लेकिन आप जब उसको तोड़ेंगे ना, तो आपको ऐसे क्या है, धागे जैसा फॉर्मेशन दिखाई देगा, जो कि आपके दोनों ही, जैसे तोड़ने के बाद में दोनों ही जो सिरे हैं आपके, ये मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर तक का एरिया तोड़ा है, और आपका ये लंबा वाला एरिया है किस चीज का, कैपिलरी का। तो उसमें ना आपको ऐसे धागे समान चीज दिखाई देती है, जिसको फिब्रिन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जब ये पहली बार दिखाई देती है, तब तक की जो रीडिंग है उसको नोट करना है। एक बार फिर से फटाफट समझेंगे। यही हमारा प्रिंसिपल है, बेसिकली यही हमारा प्रोसीजर है। पेशेंट आए, पेशेंट को क्लॉटिंग टाइम करवाना है, तो उसका हमने फिंगर प्रिक किया है। फिंगर प्रिक करने के बाद में जो कैपिलरी है, कैपिलरी कुछ इस समान आपको दिखाई देती है। इस समान आपकी ऐसी कुछ कैपिलरी रहेगी, जिसका एक 1.5 इसका क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी। इसको ऐसे रख देना रहता है। इस तरह से आप रखेंगे तो उसमें 2/3 तक, 2/3 तक क्या है, आपको ब्लड ले लेना है कहीं ना कहीं, जो कि लगभग इतना आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ तक लगभग ब्लड आ जाएगा। ब्लड आने के बाद में 2 मिनट तक उसको छोड़ के रख देते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, जिस तरफ से भी ब्लड, हमने जैसे साइड से ब्लड फिल हुआ है, इसको हमें उठाना है और ऐसे 1 सेंटीमीटर से इसको तोड़ देना है। इस प्रकार से प्रोसीजर को 30 सेकेंड्स के लिए करते जाते हैं, जब तक आपको इस प्रकार का ऐसा धागे समान फिब्रिन स्ट्रिंग दिखाई नहीं देता है।
तो जब हमें ये दिखाई देता है, पहली बार दिखाई देता है, तब हम स्टॉप वॉच को अपनी बंद कर देंगे और वो टाइम पीरियड को नोट डाउन करेंगे। वही टाइम पीरियड हमारा क्या कहलाता है, क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। वही चीज़ लिखी है, ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, जब से ब्लड निकलना शुरू किया हमने स्टॉप वॉच शुरू करी है। और फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फिब्रिन स्ट्रिंग, जब पहली बार हमें फिब्रिन स्ट्रिंग दिखाई देता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को क्लॉटिंग टाइम के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लॉटिंग टाइम, इसको डायग्राम सहित आपको क्या है नोट्स वोट्स में मैं दे दूंगा, सब कुछ डायग्राम सहित आप देख लीजिएगा, वो आपको परेशानी नहीं होगी इस मामले में। लेकिन सारा डायग्राम यहाँ बना नहीं सकते उस प्रकार से। तो क्लॉटिंग टाइम इसको बोला जाता है हमारा, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें तो इसमें देखिए नॉर्मल रेंज क्या है, 4 से लेकर 9 मिनट तक नॉर्मल रेंज लिखी हुई है। और 4 से लेकर 9 मिनट तक नॉर्मल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैपिलरी मेथड जो होती है क्लॉटिंग टाइम की, उसमें नॉर्मल रेंज क्या होती है, वो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉटिंग टाइम की एक मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी जो दूसरी मेथड होती है उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली मैं कैपिलरी लेके आया था, लेकिन कैपिलरी मुझे मिल नहीं रही, बहुत पतली सी है ना, तो वो गुम गई है और इसलिए वो मुझे मिल सी नहीं रही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल ही मैं कैपिलरी ले आऊँ और कल की क्लास में आपको ना ओरिजिनल कैपिलरी जैसी होती है, अगर नहीं देखी होगी किसी स्टूडेंट ने ना उसको, तो वो लोग देख लेंगे एटलीस्ट। तो मैं आपको कैपिलरी ला के दिखा दूंगा। तो एक ही कैपिलरी लाया था मैं, पतली सी रहती है, वो क्या है कि गुम गई है, मिल नहीं रही है मुझे। तो उसमें आप और अच्छे से समझ सकेंगे चीज़ें। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले किया भी होगा, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी ये किया नहीं होगा इसके पहले। तो बेसिकली इसमें क्लॉटिंग टाइम में क्या होता है, फिब्रिन स्ट्रेन देखना होता है। जब पहली बार हमें फिब्रिन स्ट्रेन दिखाई देता है तब तक के टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करना होता है, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद में जितना ही टाइम हमारा आता है जब से ब्लड निकलना शुरू हुआ और जब हमें फिब्रिन स्ट्रेन दिखाई दी है, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं हमारा, उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। तो हमने जब ब्लीडिंग टाइम देखा था तो उसमें दो मेथड पढ़ी थी, ड्यूक मेथड और आइविस मेथड। अब हम क्लॉटिंग टाइम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम दो मेथड देखने वाले हैं। पहली जो मेथड हमने बात करी है वो है कैपिलरी मेथड, क्योंकि उसमें हमने कैपिलरी की सहायता से क्लॉटिंग टाइम को मापने की कोशिश करी है। अब जो दूसरी मेथड हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं ली वाइट मेथड। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि मेथड्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब होता क्या है ना कि काफ़ी सारी मेथड्स पढ़ लेते हैं आप, तो मेथड्स के नाम भी भूल जाते हैं। पेपर में ना हमेशा ही लगभग पूछा जाता है मेथड्स के नाम, तो मेथड्स के नाम इसलिए आपको याद रहने चाहिए। आज की क्लास छुट्टी रहने वाली है, ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। बीटीसीटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे।
पहली मेथड जो हमने इसकी देखी है वो कैपिलरी मेथड देखी, जिसमें कैपिलरी ब्लड का उपयोग किया हमने। कैपिलरी एक होती है, उसका उपयोग किया है हमने। उसकी नॉर्मल रेंज आपको ध्यान रखनी है। जो दूसरी मेथड है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लीवाइट मेथड इसे बोला जाता है। तो वो किस प्रकार से की जाती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारी ये दूसरी मेथड है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिस मेथड का नाम आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्या, ली वाइट मेथड। इस मेथड का नाम है ली वाइट मेथड। मेथड्स आपको याद रखनी है, तो आपसे क्वेश्चन में से मैं बता चुका हूँ, वही फॉर्मेट है हमेशा से कि ली वाइट मेथड किसके लिए यूज़ की जाती है, ब्लीडिंग टाइम के लिए, क्लॉटिंग टाइम के लिए। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ होती है, पीटीटी होता है हमारा, जीटीटी पूछ लेंगे, ऐसा ऑप्शन दे देंगे। मतलब आपको कई चीज़ें दे सकते हैं कि किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, क्लॉटिंग टाइम के लिए कौन सी मेथड होती है, तो आपको मेथड का नाम याद होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे जो स्पेसिमेन लिखा हुआ क्या लिखा है, वीनस ब्लड। वीनस ब्लड लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं तो आर्टेरियल ब्लड कहलाता है, वीनस वेन से ब्लड लेते हैं तो वीनस ब्लड कहलाता है हमारा। और कैपिलरी से, जो कि इसके पहले हमने क्या मेथड पढ़ी, कैपिलरी मेथड पढ़ी, जो मैंने आपको बताया आर्टरी वेन्स, और इससे जो आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में जाके डिवाइड होती है, फिर वो पतली पतली कैपिलरी में डिवाइड होती हैं। तो वो जो कैपिलरीज होती हैं उससे हम अगर ब्लड लेते हैं तो कैपिलरी ब्लड कहलाता है, जो कि इसके पहले की मेथड जो हमने अभी देखी थी कैपिलरी मेथड, वहां पे उपयोग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं वीनस ब्लड, मतलब कि वेन से जो ब्लड लेना होता है वो वाला ब्लड हमें लेना है व्यक्ति का। और वीनस ब्लड लेना है तो जाहिर सी बात है, आपको एक एंटीकोगुलेंट और उसके साथ साथ में हमने ब्लड कलेक्शन की क्लास ली थी। तो ब्लड कलेक्शन में मैंने बता दी है कि किस प्रकार से वीनस ब्लड को कलेक्ट करना होता है। आप सभी ऑलरेडी हमारे इंटरनल लैब टेक्नीशियंस हैं, तो आप सबको ये चीज़ पता है कि कैसे कलेक्ट होता है ब्लड। तो ब्लड कलेक्ट करना होता है हमें वेन से, जो कि मीडियन कोवाइटल फोर्सा से, मीडियन वेन आप यूज़ कर सकते हैं, कोवाइटल बोन यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो उससे आपको कलेक्ट करना होता है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल एकदम बिल्कुल सीधा साधा सिंपल है। वीनस ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेना है। कैसी टेस्ट ट्यूब में लेना है, विदाउट एंटीकोगुलेंट वाली, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता भी है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। एंटीकोगुलेंट तभी यूज करते हैं हम जब हमें जो ब्लड है उसको जमने से रोकने देना होता है, तब हम एंटीकोगुलेंट का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें तो जो हमारा टेस्ट उसका नाम ही है क्लॉटिंग, मतलब कि ब्लड को क्लॉट ही करना है, टेस्ट ही हमारा उस चीज पे निर्भर करता है। तो हम अगर एंटीकोगुलेंट वाली वाइल ले लेंगे ना तो ब्लड देख लें आप। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो उसमें यह है कि हमें वीनस ब्लड तो लेना ही है, लेकिन वीनस ब्लड हमें कैसी ट्यूब में लेना है, जो कि प्लेन होती है, विदाउट एंटीकोगुलेंट वाली, जो एकदम प्लेन ट्यूब होती है उसमें लेना होता है हमें हमारा वीनस ब्लड। ठीक है, जैसे कि आपको ये दो देखने मिल रही है, ये प्लेन ट्यूब्स हैं। देखेंगे आप प्लेन ट्यूब का, वैसे एक बात बताऊं तो ऐसे रेड कलर का कैप भी लगा हुआ देखने के लिए मिलता है, जो प्लेन ट्यूब्स होती है उसमें आपको। तो जो ये प्लेन ट्यूब है इसमें किसी प्रकार का पाउडर या एंटीकोगुलेंट नहीं है, ना ही लिक्विड के फॉर्म में, ना ही पाउडर के फॉर्म में। तो एक प्लेन दो हमें क्या है, प्लेन ऐसी ट्यूब लेनी है जिसमें हमें वीनस ब्लड को कलेक्ट कर लेना है। और आगे लिखा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग होने में जो टाइम हमें आवश्यकता होती है उस टाइम को हम रिकॉर्ड करते हैं या नोट करते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है शॉर्ट में। ठीक है, थोड़ा नोट्स में और अच्छे से लिखा होता है, यहाँ पे छोटा छोटा लिख के थोड़ा समझाना होता है आपको। तो इतना समझने प्रिंसिपल बस इतना ही कि वीनस ब्लड को एक ऐसी टेस्ट ट्यूब में लेना है, आपको आप बोल सकते हैं, या ट्यूब में लेना है जिसमें कि एंटीकोगुलेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमें क्लॉटिंग टाइम देखना है, बेसिकली क्लॉट होना, ब्लड देखना है कि ब्लड कितने टाइम में क्लॉट हो रहा है। इस वजह से हम इसको प्लेन जो हमारी ट्यूब होती है उसमें लेते हैं, ना कि एंटीकोगुलेंट ट्यूब में लेना होता है।
आगे बात करेंगे प्रोसीजर की। प्रोसीजर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा भी है कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा। तो क्या होता है, किस प्रकार से ना कॉटन ले लेना होता है हमें, और बेसिकली इसको अच्छे से रख के ऐसे टेबल लेवल पे रख के हम इसको इसके प्लग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉटन प्लग, क्योंकि ये क्या है, कॉटन है और इसका हमें प्लग बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉटन प्लग। जो कि मैं इसमें टेम्परेरी जैसा भी बना दे रहा हूँ। जिन्होंने माइक्रो में काम किया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब आप लैब वगैरह में जाएंगे या फिर हम माइक्रो पढ़ाएंगे इस बार, ज़्यादा टाइम रहेगा तो कॉटन प्लग्स वगैरह बनाना भी बता देंगे। थ्योरी यहाँ पे पढ़नी है आपको। तो होता क्या है कि पेशेंट का ना वीनस ब्लड कलेक्ट करना है, और ऐसे ही हमें ट्यूब में कलेक्ट करना है जिसमें कि किसी भी प्रकार का आप देखेंगे तो एंटीकोगुलेंट नहीं होना चाहिए। तो हमने एक सिरिंज ले ली है, सिरिंज हमने 3 ml की ले ली मान लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे प्रोसीजर में लिखा 1-1 ml हमें, दो हमारी ट्यूब जो है प्लेन ट्यूब है या टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें दोनों में 1-1 ml हमें ब्लड डालना है। मतलब कि जो हमें सिरिंज यूज़ करनी है वो 2 ml से ज़्यादा वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि एकदम एक्यूरेसी से हम डालना है हमें, कहीं ना कहीं जो इसका क्वांटिटी होती है कि ml एक्यूरेसी से डालनी होती है। तो मान लीजिए आपने एक 3 ml आप एक ट्यूब ले सिरिंज लेने, सिरिंज में आपने ब्लड कलेक्ट करें आप 2.2 2.5 ml तक कलेक्ट कर लें। एकदम उसमें से 1 ml एक में आप डालेंगे, और जैसे ही आप सिरिंज से ब्लड कलेक्ट करना शुरू करते हैं उसी समय पे क्या स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना होता है। इस प्रकार से आप फिर 2 ट्यूब लेनी है आपको, जो कि प्लेन है, आप देख पा रहे हैं किसी प्रकार का पाउडर नहीं है इसमें, प्लेन ट्यूब या विदाउट एंटीकोगुलेंट वाली ट्यूब बोल सकते हैं आप। इन दोनों ही ट्यूबों में क्या करना है, 1-1 ml हमें जो ब्लड है वो डाल देना है। ब्लड डाल देने के बाद यहाँ पे लिखा है कॉटन प्लग करना है इसको। ये कॉटन है एक प्रकार का, प्लग बनाया जाता है इसका, जो कि उतना अच्छा नहीं, गंदा सा बना दिया है मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको। तो कॉटन प्लग से इसको प्लग कर देना होता है, और उस इन दोनों ही जो हमारी ट्यूब रहेंगी उनको किस में रख देते हैं, वाटर बाथ के अंदर रख दिया जाता है। वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है वाटर बाथ का। तो इसको उठा के किस में रख देते हैं, वाटर बाथ में रख देते हैं। जब इन दोनों को वाटर बाथ में रख देंगे तो रखने के बाद में इसको 3 मिनट के लिए छोड़ देना होता है, वाटर बाथ में रखने के बाद में। और वाटर बाथ में हम इसे 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद में हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये वाटर बाथ में रखा रहेगा थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हम फॉरसेप की सहायता से या आप चिमटी उमटी या किसी की सहायता से एक एक ट्यूब को क्या करेंगे, वहीं पे रखे रहने देंगे। एक ट्यूब बस उठाएंगे, ट्यूब को किसी भी चीज़ से उठा सकते हैं, फॉरसेप वगैरह से। उसको उठा के ना ऐसे 45 डिग्री पे आपको ऐसे थोड़ा टिल्ट करना होता है या तिरछा करना होता है 45 डिग्री पे, और ये देखना होता है कि ब्लड क्लॉट हो गया है या नहीं हो गया है। कब, 3 मिनट के बाद में। अगर ये क्लॉट नहीं हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से हम इसको इंक्यूबेटर में, सॉरी, हम वाटर बाथ में वापस इसको रख देंगे, और फिर इसको 30 सेकंड के बाद फिर से उठा के हम ऐसे चेक करके देखना होता है 30 सेकंड के बाद में कि कब इसमें जो है आपको क्लॉट देखने के लिए मिल गया। अब मान लीजिए कि आपको एक टाइम आया 30 सेकंड के, 1-2 बार आपने देख लिया, फिर आपको क्लॉट देखने के लिए मिल गया। एक ट्यूब आपने उठाई उठाई से 45 डिग्री पे करके देखा, आपको दिख रहा है कि क्लॉट हो गया है। तो इस चीज को रिकन्फर्म करने के लिए दूसरी ट्यूब का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में दूसरी ट्यूब का, ये ट्यूब जो है हमारी, वो उसका यही एक मेन उद्देश्य है कहीं ना कहीं, कि इसको फिर हम उठा के देखेंगे और देखेंगे कि क्या जो दूसरी ट्यूब में हमारा ब्लड है वो भी क्लॉट हो जा रहा है अथवा नहीं हो जा रहा। तो दोनों ट्यूब का, ट्यूब में हम उठा के देखते हैं, हमारी ट्यूब को उठा के देखेंगे कि जो ब्लड है वो क्लॉट हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। अब मान लीजिए हमारा ब्लड क्लॉट हो गया है, तो वही हमारा क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम होता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, जो कि डी वाइट मेथड है, इसके अकॉर्डिंग 5 से 12 मिनट आपकी नॉर्मल रेंज होती है। और ये जो मेथड होती है मोर रिलायबल होती है, मतलब कि जो पिछली मेथड आपने कैपिलरी मेथड देखी उससे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इस मेथड। लेकिन अब समस्या कहाँ उत्पन्न होती है
कि जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सी है, तो आप यही बोलेंगे लीवाइट मेथड है। लेकिन हम जनरल लैब में देखते हैं कि जनरल लैब में आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसके पहले ब्लीडिंग टाइम के लिए जो हमने एक ल्यूक मेथड्स देखी थी, जिसमें हमने फिल्टर पेपर का उपयोग किया, वो मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि आईवीएस मेथड थी उसमें स्पेग्मोमोनोमीटर का उपयोग किया जाना था और वो थोड़ी डिफिकल्ट मेथड होती थी। तो जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो लैब्स होती हैं, जो खासतौर पर छोटी लैब्स होती हैं, जो गवर्नमेंट लैब भी हैं, तो कई कई जगहों पे कई इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि उसमें स्पेग्मोमोनोमीटर का उपयोग करना जरूरी था। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, वाटर बाथ का आपको उपयोग होगा यहाँ पे। तो वाटर बाथ आपके लैब में होना आवश्यक है, तभी आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से ऐसे जैसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, फिर ये मेथड भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसका ब्लड निकालना पड़ेगा, सब चीज़ें होंगी। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें, जो इसके पहले हमने मेथड देखी कैपिलरी मेथड, तो वो बहुत ईजी है कि हमने पेशेंट को बुलाया, हमने टिक किया, हमने फटाफट अपनी कैपिलरी से लेके ब्लड हमने सक कर लिया, तो कहीं ना कहीं कैपिलरी भर गई, उसको आराम से 30 सेकंड में तोड़ते चले जा रहे थे और हमने हमारा क्लॉटिंग टाइम देख लिया था। वहीं साथ ही साथ हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर लेंगे और रखते जाएंगे, एक एक ड्रॉप रखते जाएंगे, तो हमारा ब्लीडिंग टाइम भी आप वहां से नोट कर लेंगे। तो आपको वो मेथड ज़्यादा ईजी पड़ जाती है कंपैरिजन में इस मेथड के, लेकिन ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होती है अ, अगर हम बात करें कैपिलरी मेथड के मुकाबले। बस इसमें आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पूछी जा सकती है कि जो हमारा लीवाइट मेथड होती है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो उसमें वाटर बाथ जो इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग किया जाता है। ये बात आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो एक दो प्रिकॉशंस जो हैं इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1-1 ml दोनों ही आपको ट्यूब में ब्लड लेना आवश्यक है। तो अगर अगर ब्लड की क्वांटिटी कम कर दी जाएगी, ब्लड अगर 1 ml से आप कम ले लेते हैं, तो उससे समस्या यह उत्पन्न होगी कि जो क्लॉटिंग टाइम का हमारा टाइम पीरियड है वो आपको सही देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा, छोटा देखने के लिए मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है होती है, ठीक है। फटाफट एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। किसी भी पेशेंट का हमने ब्लड लिया है, ब्लड लेने के बाद में इसको ऐसी ट्यूब में हमें 2 ट्यूबों में डालना होता है जो कि विदाउट एंटी कोगुलेंट वाली हो, जिसमें कि एंटी कोगुलेंट नहीं होगा किसी प्रकार का, एंटी कोगुलेंट नहीं है उसमें। हमने 1-1 ml दोनों में हमने ब्लड डाल दिया है। ब्लड डालने के बाद में उसमें ऐसा कॉटन प्लग लगा देना होता है, 2 ट्यूब है हमारे पास, कॉटन प्लग लगा के हम वाटर बाथ में रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा। उसको रखने के बाद 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 3 मिनट को छोड़ने के बाद में आप देखेंगे कि उसको उठाना है, एक टेस्ट ट्यूब उठाएंगे हम और उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे 45 डिग्री पे और देखेंगे कि उसमें क्लॉट हो गया है अथवा नहीं हुआ। अगर उसमें नहीं हुआ है तो हम वापस उसको रख देते हैं। फिर 30 सेकंड के बाद फिर से इस प्रोसीजर को हम उठा के, सेम प्रोसीजर उठा के ऐसे तिरछा करके देखेंगे ट्यूब को कि हमारा क्लॉट हो गया अथवा नहीं हो गया है। इस प्रकार से इस प्रोसीजर को तब तक करते रहना है जब तक आप देखेंगे कि ब्लड क्लॉट नहीं हो गया हो। अगर आपको दिख रहा है कि ट्यूब में आपका ब्लड क्लॉट हो गया है, तो आपको दूसरी ट्यूब को भी रिकन्फर्म करने के लिए बस दूसरी ट्यूब का उपयोग किया गया है। दूसरी ट्यूब को भी उठाएंगे, आप दोनों को आपस से टिल्ट करके देखेंगे 45 डिग्री पे। अगर दोनों में आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लड है क्लॉट हो गया है, मतलब कि वही आपका क्लॉटिंग टाइम है। इस मेथड के अकॉर्डिंग 5 से लेके 12 मिनट जो है आपका क्लॉटिंग टाइम की जो वैल्यू है वो आती है, नॉर्मल रेंज है। ये मेथड मोर रिलायबल है, मतलब ज़्यादा विश्वसनीय है कैपिलरी मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। 5 मिनट की क्लास हमारी और रहेगी आज की, उसके बाद हम आज की क्लास समाप्त करेंगे आपको, क्योंकि 2 टॉपिक ऑलरेडी आपके इसमें मैंने आज कवर कर दिए हैं। जो स्टूडेंट लास्ट टाइम से ऐड है हमारी क्लास में, पुरानी क्लासेस में भी ऐड हैं, तो इसका जो नोट्स डालेंगे वो कुछ अपडेटेड रहने वाले हैं, तो उसको आप नए वाले जो नोट्स डालेंगे उसको देखना है आपको। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम का जो पेपर था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, उसमें भी कुछ इसी प्रकार के ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन थे जो कि हर साल के पेपर में आपको देखने के लिए मिलते ही रहते हैं।
तो ये जो मेथड है हमारी क्लॉटिंग मेथड ना, ये कहाँ कहाँ पे मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल रहती है। यूज़फुल रहती है हमारे लिए हीमोफिला के लिए, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोथेम्बिन की डेफिशिएंसी देखने के लिए, और विटामिन के की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए, ऑटो इम्यूनो डिसीज़ के लिए, लीवर डिसऑर्डर्स के लिए, जिसमें कि लीवर डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि जो फिब्रिनोजन होता है एक प्रकार का, ये भी क्या कोagulation फैक्टर होता है हमारा, जिसको हम पढ़ेंगे कोagulation वाले हमारे चैप्टर में, तो वो बनने से रोकता है। वहाँ वहाँ पे हम तो क्लॉटिंग टाइम में आपके अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग टाइम में आपको इतनी सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ब्लीडिंग टाइम में और क्लॉटिंग टाइम में इतनी चीज़, जो भी चीज़ें आपको बताने लायक थी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें, बहुत ही छोटी सी क्लास ली गई है इसकी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सब आपको पढ़ा दी हैं, समझा दी हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट आपको देना है, अच्छे से इसको टेस्ट दीजिए, पढ़ के देना है आपको बकायदा टेस्ट को। और आज तक की जो क्लास है वो आपको पेपर में आने वाली है बेसिकली, है ना। तो आप उसको पढ़ के देंगे अच्छे से टेस्ट। और इसी के साथ क्या है, आज की क्लास ये जो है टॉपिक हम समाप्त कर रहे हैं। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।